अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिए जाने के बाद ऐवान में एक बार फिर पुरानी मगर मुतनाज़े बहस शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ था कि 18वीं तरमीम के बावजूद इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हो सके। ये वाक़या हमारे सिस्टम की तबाही की निशानी है। जवाब में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अजीब बात है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप 18वीं तरमीम तक चले गए। ये कौन सा मौका है कि दिल की भड़ास निकाली जाए। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। आज असेंबली में सैयद नवीद कमर ने भी ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि इस बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। आप सूबों के वसाइल मरकज को देना चाहते हैं, आग से खेलना बंद कर दें। ये मुकालमा बज़ाहिर सानिया गुल प्लाजा के तनाजुर में था, मगर दर हकीकत इसने एक बार फिर उस बुनियादी तजाद को बेनकाब कर दिया है जो हर चंद माह बाद 18वीं तरमीम को लेकर सामने आता है। एक ऐसी आईनी तरमीम जिसे पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया, जिसके तहत सूबों को माली, इंतजामी और कानून साजी के इख्तियारात मिले, जिसके समरात गुज़िश्ता 1.5 दहाई से मुसलसल समेटे जा रहे हैं। वही तरमीम बार बार सवालिया निशान क्यों बन जाती है? हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी 16 बरस से सिंध में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में और मुस्लिम लीग नून 10 साल से पंजाब में इसी 18वीं तरमीम के तहत मिलने वाले इख्तियारात, वसाइल और सियासी ताकत से हुकूमत कर रही है। सूबाई खुदमुख्तारी, मादनी वसाइल पर कंट्रोल, कानून साजी की आज़ादी और 18वीं तरमीम की सबसे अहम मेरास दिखाई देती हैं, यानी NFC अवार्ड की तंजीम नौ। ये सब इसी तरमीम के अमली फ़वाइद हैं जिन्हें हासिल करने में कोई जमात पीछे नहीं रही। मगर अलमिया ये रहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें ये फ़वाइद अवाम तक मुंतकिल करने में नाकाम रहीं। ख्वाजा आसिफ का ये इतराफ़ कि आमिरों के अदवार में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए जबकि जमहूरी हुकूमतें बहाने बनाती रहीं, दरअसल 18वीं तरमीम पर तनकीद नहीं बल्कि सियासी नीयत पर फर्द जुर्म है। अगर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुए तो क्या ये 18वीं तरमीम की नाकामी है या उन सूबाई हुकूमतों की जो इख्तियारात रखने के बावजूद अवाम की बजाय सिर्फ खुद को मजबूत करती रहीं? ये तरमीम सूबाई हुकूमतों के दौरान अच्छी और विफाक में हुकूमत मिलने के बाद मसला क्यों बन जाती है? यही वो बुनियादी तजाद है जो 18वीं तरमीम को एक रियासती असलाह के बजाय एक सियासी बोन ऑफ कंटेंशन बनाए हुए है। असल सवाल तरमीम की इफादियत या नाकामी का नहीं बल्कि सियासी दयानत, इख्तियारात पर अमल दरामद और निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल करने के इरादे का है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या 18वीं तरमीम वाकई एक ढकोसला थी या फिर ये महज एक आसान आय है जिस पर इल्ज़ाम रख दिया जाता है, जबकि असल जिम्मेदारी सियासी क़यादत के फैसलों और तरजीहात पर आयद होती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 18वीं तरमीम ढकोसला निकली। ख्वाजा आसिफ, 18वीं तरमीम ने वज़राए आला को आमिरों जैसा इख्तियार दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, आग से खेलना बंद कर दें नवीद कमर। सूबों में फ़वाइद समेटने वाली जमातें बार बार 18वीं तरमीम को मुतनाज़े क्यों बना देती हैं? ज़ैगम साहब, अगर इख्तियारात निचली सतह तक नहीं है, मुंतकिल नहीं हुए तो क्या ये 18वीं तरमीम की नाकामी है या इन सियासी जमातों और इन सियासी जमातों के कायदीन की जिन्होंने खुद को तो मजबूत किया मगर अवाम की मजबूती पे काम नहीं किया? हमारे ख्वाजा साहब ने जब कोई एक शाख काटनी होती है तो वो हथौड़ा पकड़कर दरख्त के आगे भागते हैं और दरख्त पर चलाते हैं हथौड़ा। नतीजा ये निकलता है कि सब उनके पीछे भागते हैं और सारी बात आई गई हो जाती है। 18वीं तरमीम ने 102 आर्टिकल्स आइन के उनमें तरमीम की, अमेंड किया। 17 आर्टिकल्स आइन के वापस ले लिए, रिपील किए। ख्वाजा साहब ने जो तमाम गुफ्तगू की वो एक आर्टिकल के बारे में थी जो 18वीं तरमीम के नतीजे में शामिल किया गया, 140A, और उसके अधूरे होने की शिकायत थी। लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो आर्टिकल शामिल किया गया उस पर अमल दरामद ना होना और उसका अधूरा होना, ये उनकी शिकायत थी। और वो किसी तौर पर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी सारी तकरीर जहां पे दूसरी पार्टियों के खिलाफ है, यही इल्ज़ाम तमाम का तमाम उनकी अपनी जमात पर भी लगाया जा सकता है और लग सकता है। अब जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अगर आप उनको साको सबाक में रख कर देखें जो कुछ उन्होंने कहा। देखिए 18वीं तरमीम क्यों की गई, केस क्या था?
63 ईयर्स 63 साल तक एक केस था पाकिस्तान की सियासी जमातों का, ख़ास तौर पे छोटे सूबों का। वो केस क्या था कि पाकिस्तान में अवाम को हक के हाकमियत हासिल नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, पाकिस्तान में तमाम तर इख्तियारात इस्लामाबाद के अंदर मुर्तकज़ हैं। इतनी बड़ी तरमीम लाई गई जो 1973 की आइन साजी के बाद आइन को एक नई शक्ल देने वाली तरमीम थी। कोई एक तरमीम नहीं है, मैंने आपको गिनवाए 150 तरमीमें बनती हैं जिसने एक नया आइन मुरतब कर दिया, और दोनों काम नहीं हुए। अवाम को हक हकमियत नहीं मिला, और इस वजह से नहीं मिला कि डेवोल्यूशन तो नीचे हुई नहीं। अख्तियारात, इक़्तिदार और वसाइल जो नीचे अवाम तक जाने थे वो तो इस्लामाबाद से लाहौर, पेशावर, कोयटा, सिंध, कराची, वहां तक। ज़ैगम साहब, क़त्ल कलामी की माज़रत, इसका हवाला खुद ख्वाजा आसिफ ने मई 2020 में अपने ही एक स्टेटमेंट में दिया, जब कहा कि इख्तियारात सूबों तक मुंतकिल हो गए हैं, अब 18वीं तरमीम पर बात ना की जाए, हलशुदा मसले जो हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो क्या तब तक कोई इख्तियार मिल गया था अवाम को जब वो ये कह रहे थे कि ना छेड़ा जाए मसलों को? मतलब खुद क्या नून लीग में क्लैरिटी है कि 18वीं तरमीम की कितनी शिकें कबूल करनी है और कितनी नहीं, और कितनी टाइमिंग के हिसाब से कब उन पर एतराज़ करना है और कब नहीं करना है? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं नहीं समझता वो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मसले पर बात कर रहे हैं, और ये मसला नून लीग का भी उतना ही है। नून लीग ही उतनी ही कमिटेड है जितना कि दूसरी जमातें कमिटेड हैं कि अवाम को हक हकमियत नहीं देना, डेवोल्यूशन नहीं करनी, तमाम इक़्तिदार, तमाम अख्तियार, तमाम पैसा लाहौर में रखना है। इसलिए वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी तौर पे पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त पार्टी एक चीज की बात कर रही है, और इसके पीछे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी है, हमारी पेटनेज की पॉलिटिक्स है। इन प्रोविंशियल कैपिटल्स में, सूबाई दारुल हुकूमत में बैठे हुए जो सियासतदान हैं, जो सियासत के पार्टियों के मालिक हैं, वो तमाम तर सरमाया अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अख्तियार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ताकि अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट को, अपने पसंदीदा लोगों को दें। और दूसरी बात यह है कि ये लोग नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में 350 सियासी ख़ानदान हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, ये नहीं चाहते कि इनके लिए कोई चैलेंज बने, कोई लीडरशिप उभरे। आज ख्वाजा साहब जो मिसालें दे रहे थे कि फ़लाँ मुल्क का सदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट से आया, चीन की उन्होंने मिसाल दी, मेरे ख्याल है तुर्की की उन्होंने बात नहीं की, और बहुत से मुल्क हैं जहाँ ईरान में जो सदर अहमद नजाद थे वो लोकल गवर्नमेंट से आए थे। लेकिन इस तरह लोकल गवर्नमेंट से अगर लोग आने लग गए तो फिर क्या बनेगा? खुद ख्वाजा साहब का क्या बनेगा? दूसरी पॉलिटिकल डायनेस्टीज का क्या बनेगा? तो उसमें एक बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस उस लेवल में मौजूद है कि इसमें कोई हमें नया थ्रेट ना आए, तमाम अख्तियार, तमाम इक़्तिदार हमारे पास रहे। और ये उन्होंने कह दिया। अब कहने के नतीजे में ये हुआ कि बहस तमाम इस बात पे चल रही है कि जी 18वीं तरमीम हो या ना हो। एनएफसी की उन्होंने बात ही नहीं की। जो पीपल्स पार्टी ने जवाबी वार किया वो एनएफसी के बहाने से किया। अब काम लोकल गवर्नमेंट का नहीं करना, लेकिन बहाना एनएफसी का होगा। सब चढ़ दौड़ेंगे कि देखो तुम 18वीं तरमीम पे हमला कर दिया, तुमने एनएफसी की बात कर दी। मगर सियासी झगड़ा तो है ना फिर दोनों जमातों के दरमियान। ज़ैगम साहब, सियासी झगड़ा तो मौजूद है ना। वो आपने कहा एक शिक है, एनएफसी के मामले पे ऑलरेडी मौजूद है मामलात। नून लीग कोई और राय रखती है, पीपल्स पार्टी कोई और राय रखती है। एक दौर में पीटीआई सदारती निजाम की बात करती रही, 18वीं तरमीम को तनकीद बनाती रही। तो ये मीठा मीठा हाप्पा पर कड़वा कड़वा थू वाला हिसाब तो तमाम सियासी जमातों ने रखा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जब ये मरकजी हुकूमत में आती है कोई पार्टी तो उसके एहसास होता है कि 18वीं तरमीम की लिमिटेशंस भी हैं और 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। और उस वक्त जो सूबे में बैठे होते हैं वो अपोज करते हैं उसको। बिल्कुल ऐसा। अब इसी 18वीं तरमीम के बारे में गुफ्तगू पीटीआई उस वक्त किया करती थी जब मरकज़ में उसकी हुकूमत थी। अभी ज़रा उनसे बात करके देखें और सुने वो क्या कहते हैं। यानी एक तरह की मौका परस्ती है, और वो बातें जिन पर इख्तलाफ की बजाय, झगड़े की बजाय दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे बैठना चाहिए। आपने बनाया, आपने 18वीं तरमीम की आइन आपने बनाया, कोई सहीफा तो नहीं है। दोबारा बैठकर इतने अरसे के बाद रिव्यू करने में क्या हर्ज है? कि इतना अरसा गुजर गया, देखें व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। बिल्कुल दुरुस्त। और जाहिर है पाकिस्तान नहीं चल रहा, जब नहीं चल रहा तो क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है? उस पर गुफ्तगू तो होनी चाहिए, उस पर डायलॉग तो होना चाहिए ना।
बिल्कुल दुरुस्त है, और जो लोग नहीं कर पाए उनको भी सोचना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, ये 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी सिंध में, नून लीग पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा, फवाइद, इख्तियारात सबका भरपूर इस्तेमाल रहा है। पीपल्स पार्टी तो खैर खुल्लम खुला हामी है, कोई 18वीं तरमीम में अगर तरमीम की बात भी कर दी जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक इख्तिलाफ किसी सूरत हाल और किसी का बाप भी नहीं बदल सकता, यहाँ तक मामला चला जाता है। पीटीआई भी मुखालिफ रही है और नून लीग कभी खुल के कभी दबे लफ्ज़ों में एक लीडर कहता है तो दूसरा कहता है जमात का मौक़िफ़ नहीं, हालांकि वज़ीर दिफा है। ये बहाम क्यों है? क्या इस वक्त नून लीग 18वीं तरमीम को निशाने पर रखकर मतलब बहाना बनाकर 28वीं तरमीम की तरफ बढ़ना चाह रही है? क्योंकि कुछ ऐसे भी हवाले थे ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू में। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर ख्वाजा आसिफ या पीएमएलएन या किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच से हटके सिर्फ 18वीं तरमीम को देखा जाए तो पहली बात आपने कहा कि ये सियासी तरजीहात, यानी जो तरजीहात होती हैं सूबों की, वो शायद ऐसी नहीं है जिनके ऊपर के आम आदमी को फायदा पहुंच पाए, या वो जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, अथॉरिटी जो मिली है इनको सूबों को, वो आम आदमी तक नहीं जा पाई। ये बुनियादी सवाल, बुनियादी मकसद ये है पहली चीज का। तो मैं समझता हूँ सियासी तरजीहात नहीं, सियासी नीयत का मसला है। अगर नीयत आपकी ठीक नहीं है, अगर आपकी नीयत सिर्फ ये थी जब आपने 2010 में इसको बनाया या तश्कील दिया, जिस तरीके से कमेटी बना के आपने ये हम सब के ऊपर उस वक्त लागू कर दी और ये कहा गया कि जमहूरियत की खातिर हम ये कर रहे हैं और हमें वो जो एक 56 साल से हम लेके अपने साथ चल रहे हैं कि सूबों को उसके इख्तियारात मिलने चाहिए, तो मुझे बताइए, हम कहते हैं छोटे सूबों की सबसे शिकायत रही, तो सिंध छोटा सूबा है? सिंध छोटा सूबा तो नहीं है। जो छोटे सूबे हैं दो, बलूचिस्तान का हाल इसके बाद कितना बेहतर हुआ है 18वीं तरमीम के बाद। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मसाइल जो आज जन्म लिए वो 18वीं तरमीम की वजह से किस हद तक हल तलब हैं या हल के करीब हैं या हल हो सकते हैं। तो सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अपनी नौयत है, जो पाकिस्तान का अपना स्ट्रक्चर है, वो इस वक्त तक इतना साउंड नहीं हो पाया। हमारी मईशत, हमारे लोग, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंडेक्सेस हैं, ये सब के सब इतने लैग कर रहे हैं, इतने हम पीछे हैं कि जब हम इख्तियारात और फिर उसके बाद वसाइल तकसीम कर देते हैं तो वो जो एक सेंट्रल फोकस होना चाहिए चंद चीजों का, वो नहीं आ पाता हमारे पूरे निज़ाम के अंदर। 18वीं तरमीम 2010 में जब पास हुई या जिसको पास करवाया गया, तो मेरी सबसे बड़ी तनकीद और हमेशा रही है इस चीज के ऊपर कि इसके अंदर नीयत ठीक नहीं है। नीयत क्या है कि मुझे पता है, या मैं अब किसी की बात पॉलिटिकल पार्टी की कर लूं, पीपल्स पार्टी को समझ लीजिए, उस वक्त वो थे पावर में, कि मुझे पता है कि शायद मैं दोबारा अब ताकत में, वफाक में, सेंटर में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि देख लिया आपने 2013 के अंदर आप पंजाब से बिल्कुल फारिग हो गए। ये समझ आ गई थी आपको कि आप बिल्कुल खौफजदा होकर अपनी वो टेन्योर 5 साल का गुजारा। आपने ये कहा कि 5 साल गुजार लिए हमने एक जमहूरी निजाम के अंदर या सिविलियन हुकूमत के नीचे, यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब था, आपको पता था कि भाई ये भी एक मुआवजा हो गया जिस तरीके से। तो आपने क्या किया, आपने इसके थ्रू अपनी इजारादारी, अपनी सल्तनत सिंध के अंदर बना के रख ली। आज क्या है, वहां बादशाहत है, आप कोई सवाल कर सकता है? आप पानी का सवाल उठा लें, एनएफसी का सवाल उठा लें, कराची का उठा लें, आप शहजाद साहब कतल कलामी की माजरत, अब इस 18वीं तरमीम को तो एक सदी, एक दहाई से ज्यादा हो गया, 16 साल तकरीबन हो रहे हैं। मुझे ये फरमाइएगा, आज जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में 18वीं तरमीम संजीदा रियासती इस्लाह समझती हैं आज की जमातें या सूबाई हुकूमतें करने के लिए, या सिर्फ आज भी सियासी सहूलत के लिए इसको इस्तेमाल करें? देखिए, 18वीं तरमीम के कुछ हिस्से, जिस तरीके से ज़ैम साहब ने कहा, बहुत बड़ी तरमीम थी। उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कौन सी चीजें जो आज वैलिड है, कौन सी चीजें हैं कि पाकिस्तान की जो आज रियासत की जो हालत है उसके अंदर ये चीजें मुमकिन। मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए। आज आप चाहते हैं गवर्नर्स रूल खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जाए, उसकी बावजूद इसके कि कुछ ना कुछ बैकडोर एंट्रीज हैं आपके लिए अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और बहुत मुश्किल तरीन बात होगी। सियासी तौर पर भी मुश्किल है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक मुश्किल काम है। आपको ये पता है कि आप सूबे के अंदर, मिसाल के तौर पे आप छोटे सूबे करना चाहते हैं, आप उनके साइज जब तक वहां का जो सूबे की जो सूबाई असेंबली है वो पास ना करे 2/3 अमेंडमेंट के साथ, आप कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। पाकिस्तान जाए जहां जा रहा है, एज ए रियासत, एज ए वफाक, जहां मर्जी चला जाए, ये जिस किस्म से सफर कर रहा है सफर करता रहे, हम छोटे सूबे नहीं बनने देंगे। तो वो ये मरसों वाला जो मसला है ना, इसने हमें बांध के रख दिया है इस चीज को। और पाकिस्तान आज जहां पे, देखिए आपने कितना पैसा दिया पिछले 18 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, जो सिंध के अंदर पैसा गया है, वो क्या वजह है? कराची के अंदर वो 18 साल का जो पैसा जो हमने फंड्स दिए, इस वफाक ने जो दिए, वो 18 साल में नजर ही नहीं आते। कराची का हाल क्या हो गया है? कराची के अंदर आए रोज गए आए, ये जो है आप देखते हैं किस किस्म के वहां पे सानियात हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने की अब
वो लेजिस्लेशन ही नहीं रही, वो ताकत, और वो आपके पास कुव्वत नहीं रही कि आप पूछ सकें किसी सूबे को कि क्या हुआ। बलूचिस्तान के अंदर से जितना पैसा जाता है वो कहां से कहां चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है, कोई पूछने वाला है नहीं। तो जब तक इस गरीब मुल्क के अंदर जहां के रिसोर्सेज हम या कर्ज लेके करते हैं या आम आदमी के यहाँ गर्दन पे नाखून रख के उससे निकलवाते हैं, तो जब इस किस्म के जब पैसे जमा होते हैं तो उनको इस तरीके से लल्लो तल्लो पे उड़ाना, जो इस किस्म का मामला आजकल सूबों के अंदर चल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं रह गया। मैंने आपको कहा एनएफसी, लोकल बॉडीज, पानी का मसला, कराची का मसला, एक सिलेबस, ये तो आज के ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन ये एक पुरानी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढने के अंदर ये सब के सब परेशान है और नहीं करना चाहते कि हमारे हाथ से इख्तियार चला जाए। और अब की बार हो तो ये जरूर हो कि सूबाई हुकूमतों की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा चेक लगाने की जरूरत है किसी आईनी तरमीम में। रजा रूमी साहब, इमरान खान भी बतौर वजीर आजम 18वीं तरमीम को निशाना बनाते रहे, नून लीग भी बतौर हुक्मरान जमात कभी खुलकर कभी ढके छुपे दबे लफ्जों में मुखालफत करती रही, और पीपल्स पार्टी तो खैर कहती है इस पर बात नहीं करो, मगर हमने 26वीं तरमीम में देखा कि किस तरह की भागदौड़ बिलावल भुट्टो साहब करते रहे। अब सवाल ये उठता है कि 18वीं तरमीम विफाक में हुकूमत मिलने के बाद मसला क्यों बन जाती है? मतलब आप सूबों में बैठे हैं, मुल्क हमारा है, हम सब जुड़े हुए हैं, ये एक फेडरल सूरत हाल है, तमाम सूबों ने हिस्सा डालना है, मुल्क ने चलना है, निजाम ने बढ़ना है, मगर विफाक में आते हैं तो थॉट प्रोसेस और है, सूबे में बैठे हैं तो थॉट प्रोसेस और है। इतना तजाद क्यों है? जी आयशा, देखिए तजाद तो है बिल्कुल, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ। सूबों और मरकज में सूबों ने अपने वसाइल में इजाफा नहीं किया, और अब एक गवर्नेंस का बहरान बना हुआ है, एक फिस्कल क्राइसिस बना हुआ है पाकिस्तान में कि मरकज के बहुत से खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। उसमें जो बीमार कॉरपोरेशंस हैं स्टेट ओन्ड, उसमें डिफेंस भी है, उसमें जो कर्जे उठाती है फेडरल गवर्नमेंट और उसका सूद देती है, और बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या सैलाब या इमरजेंसी के बाद वो प्रोग्राम जो कि फेडरल गवर्नमेंट चलाती है और सूबे और अवाम उससे फ़ायदा उठाते हैं, मगर उसमें सूबों की शराकत दारी नहीं होती। इस वजह से इस वक्त ये एक मसला बन चुका है और इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब आपको भी पता है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अक्लमंद रायशारा काफ़ी अस्त और काफ़ी 8-9 सालों से ये मसला बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं डेली टाइम्स में मुदीर था तो उस वक्त हमने फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छापी थी जिसमें कि यही एक बहुत ही बड़ी जो है शख्सियत के हवाले से उनके एक डॉक्ट्रिन का जिक्र किया गया था, और उस डॉक्ट्रिन का एक जुज्व था आयशा 18वीं तरमीम को रिवाइज करना। ये एक पुराना मंसूबा था, लेकिन पहले इसको ऊपर शेल्फ कर दिया गया, लेकिन अब जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक ये इसके ऊपर नजर सानी और एनएफसी अवार्ड के ऊपर नजर सानी की बात की जा रही है। फिर सूबों के ऊपर भी बात की जा रही है कि सूबों को अगर आपने लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करनी तो फिर मजीद सूबे बनाएं ताकि अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिले। इसलिए ये एक बयान है जो कि ख्वाजा आसिफ ने दिया और पीपीपी का हस्बे तवक्को रिएक्शन आया। अब इसके ऊपर एक डिबेट होगी और ये 28वीं तरमीम की जिसे कहते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा से पहले जो साजिंदे अपने साज और आवाज को फिक्स कर रहे होते हैं, ये वो हल्की फुल्की मौसीकी आप देख रही हैं और लोग सुन रहे हैं। ये उससे पहले मामला स्टार्ट हो गया है। अब ये जाके इसका क्लाइमेक्स होगा 28वीं तरमीम में, जिसमें कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी कुछ बात होगी। और मुझे नहीं मालूम कि सूबों का मामला रहेगा कि नहीं रहेगा, अलबत्ता लोकल गवर्नमेंट्स को मैंडेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाएगा। जैसे सूबाई हुकूमत के इलेक्शन करवाने हैं, जैसे फेडरल इलेक्शन करवाने हैं, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कराना जो है वो। रजा रूमी साहब, बजा के वक्त की जरूरत है। माजी में भी रिवाइज की बात की गई, सब बातों को लेते हुए कि एनएफसी को रिवाइज की जरूरत है या बाकी। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर 28वीं तरमीम के जरिए कुछ चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, आपके ख्याल में हमारी सियासी जमातों की नीयत वाकई डेवोल्यूशन ऑफ पावर की होगी? एक आम आदमी तक उसका इख्तियार और उस इख्तियार का इस्तेमाल पहुंच पाएगा, या फिर हम किसी और बड़े नाम के टैग के साथ सिर्फ शिकार हो जाएंगे इस पूरी सूरत हाल का? देखिए, सच्ची बात तो ये कि नीयत तो इनकी बिल्कुल नहीं है। अभी आप देख लिए कराची में क्या हुआ कि कितने लोग जो है मासूम लोग मारे गए और कितने जख्मी हुए गुल प्लाजा में। और आखिर वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, वो किसके जेर इंतजाम है? वो सूबे के जेर इंतजाम है, मामला लोकल है। यही आलम पंजाब का है। और जो सबसे बड़े दाई थे तब्दीली के और लोकल गवर्नमेंट्स के,
پی ٹی آئی وہاں پہ کے پی میں، وہ بھی وہاں پہ تیسری ان کی ٹرم ہے، لوکل گورنمنٹ کا نظام کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ وہ منتقل ہی نہیں کرنا چاہتے. سیاسی پارٹیوں کی تو نیت نہیں ہے. مگر عائشہ دیکھیے اس وقت بات یہ کہ ان کی نیت ہو کہ نہ ہو، جہاں سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے وہ تگڑے حلقے ہیں، اور ان تگڑے حلقوں کی بات چلے گی. اور میرے خیال سے وہاں پر بڑی کلیئرٹی آ چکی ہے کہ یا تو آپ نئے صوبے بنائیں یا آپ مقامی حکومتوں کو با اختیار بنا کر لوگوں کو ریلیف دیں اور پاکستان کو اس گورننس کے کرائسس سے نکالیں. اور ٹھیک ہے، تاریخ میں چیزیں اسی طرح بدلتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس ہو پاکستان میں، بس سیدھی سی بات ہے. جی درست ہو گیا. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی تسلسل بن پائے. جی شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل میں جو 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سمجھا جاتا ہے اسٹرانگ سینٹر یا اسٹرانگ صوبے. اچھا، اسٹرانگ سینٹر کو ہمیشہ ملایا جاتا ہے شاید اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے ساتھ، کہ اسٹرانگ سینٹر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جس قسم کا بھی آپ نے، رضا صاحب نے بھی ذکر کیا، اور بڑی حد تک ٹھیک سوچ، یعنی یہ بہت سارا اسٹرانگ اس کی فیلنگ رہی ہے ہمیشہ. اسی لیے جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوئی کہ جی یہ فائنلی، جیسے کہ ہم نے سول ملٹری کے اندر ایک بیلنس کریٹ کر لیا صوبوں کو مضبوط کر کے. اب جب آپ اس کام میں پڑے اور آپ نے ریلائز کیا کہ جو کام ہمارے کرنے والے تھے یا جس قسم کے صوبوں کو کرنے چاہیے تھے، یا نیت کی وجہ سے یا قابلیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ نہیں کر پائے، تو اب آپ کو پتا ہوا کہ اس سے تو وفاق سفر کر رہا ہے. اب وفاق کا سفر کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ دفاعی فورسز کے پاس بجٹ کم ہو گیا. صحیح، یہ بھی ایک غلط تشریح ہے اس کی. میرا خیال ہے جب آپ کراچی کا حال دیکھتے ہیں، جب آپ عام آدمی کی مشکلات کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ جس صوبے میں بھی ہے اور جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے، تو آپ ریلائز کرتے ہیں کہ یار صوبے وہ کام نہیں کر پا رہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. اور اگر ایسی بات ہے تو کچھ وہ چیزیں جو ہم نے صوبوں کو دی ہیں واپس وفاق کے پاس لائی جائیں تاکہ ان کی مینجمنٹ، ان کی ڈسٹریبیوشن بہتر کی جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس رنگ میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف اس کو سول ملٹری کانٹیکسٹ میں دیکھنا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی. درست ہو گیا. جی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے بات کریں گے اس ڈیجیٹل دور میں پاکستان میں ڈیجیٹل ڈیٹا کی سیفٹی کے لیے قوانین ہیں، کیا تحفظ موجود ہے عام عوام کے لیے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں پاکستانی شہریوں کا حساس ڈیٹا چوری ہو کر بیرون ملک استعمال ہونے اور ڈارک ویب پر فروخت ہونے کا سنگین انکشاف سامنے آیا ہے. حکمران جماعت کے سینیٹر عفنان اللہ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کا تازہ ترین اور نہایت منظم ذاتی ڈیٹا ڈارک ویب پر دستیاب ہے، اور یہ ڈیٹا اس قدر جامع ہے کہ اس میں نادرا، ایف بی آر اور بینکوں کی معلومات یکجا کی گئی ہیں، اور کسی ایک فرد کا ڈیٹا محض 500 روپے میں، جبکہ پورے ملک کا ڈیٹا 70 سے 80 ارب روپے میں حاصل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ سرکاری اداروں کے اندر موجود عناصر کی مبینہ ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں. اجلاس میں امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے افسر نے بتایا کہ اس حوالے سے تحقیقات ہوئیں اور بعض افسروں کو ہٹایا بھی گیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا محض افسران کو برخاست کر دینا کافی ہے؟ سینیٹر عفنان اللہ کی جانب سے کیے جانے والا یہ انکشاف نیا نہیں بلکہ ستمبر 2025 میں آنے والی ایک خبر کا تسلسل ہے، جس نے پاکستانی شہریوں کے حساس ذاتی ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے نادرا کے سیکیورٹی پروٹوکولز اور مانیٹرنگ سسٹم کی قلعی کھول دی تھی. 2024 میں اعلیٰ ترین سرکاری افسر سمیت لگ بھگ 27 لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا لیک ہوا تھا، جس پر بننے والی جی آئی ٹی نے اس وقت نادرا افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی سفارش کی تھی. اس سے قبل 2020 میں بھی 11.5 کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر 35 کروڑ میں فروخت کیے جانے کا پتہ چلا تھا. یہ فہرست طویل ہے. سوال یہ ہے کہ ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج کی خبر کے مطابق ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی فرحان چشتی بھی الیکٹرانک کرائم کا شکار ہوئے ہیں. اسلام آباد میں ہوتے ہوئے ان کی سم کراچی میں استعمال ہوئی، یہاں تک کہ بینک اکاؤنٹ سے رقم تک نکلوائی گئی. گزشتہ سال ایم کیو ایم کی خاتون رکن نکت شکیل کا واٹس ایپ ہیک ہوا اور لوگوں سے ان کے نام پر پیسے مانگے گئے. فرحان چشتی صاحب نے معاملہ این سی سی آئی اے کے حوالے کرنے کی درخواست کی ہے، مگر این سی سی آئی اے کی اپنی ساکھ پر کئی سوالیہ نشان ہیں. تو عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ڈیٹا پرائیویسی کے بغیر آخر کیسے مکمل ہوگا؟ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن سے متعلق کوئی مکمل، جدید اور مخصوص قانون نافذ ہی نہیں ہے. موجودہ قانونی فریم ورک میں پیکا جیسے سائبر قوانین شامل تو ہیں، اور پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023 طے شدہ تھا، مگر تاحال قانون نہیں بن سکا. اس لیے ذاتی ڈیٹا کے تحفظ میں قانونی خلا موجود ہیں، جسے پالیسیز اور قانون سازی کے ذریعے پورا ہے. آخر حکومت کی توجہ اتنے اہم معاملے پر کیوں نہیں جب اب ڈیجیٹائز پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ اسی پر گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے،
نیدرا ڈیٹا لیک اندرونی عناصر کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں. سینیٹر افنان اللہ. پاکستان میں ذاتی ڈیٹا کے تحفظ کے لیے قانون موجود نہیں. ذاتی ڈیٹا محفوظ کرنے سے متعلق حکومت غیر سنجیدہ کیوں؟ زیغم صاحب، لوگ نادرا کو، سرکاری اداروں کو، جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تمام معلومات دے رہے ہیں، اور اب تو ڈیجیٹلی معلومات کو لیا جا رہا ہے. لوگوں کو یقین ہوگا اس کا، وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی استعمال نہیں ہوگا. ان کی پرائیویسی ہے، ان کے معاملات ہیں، بچے نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اسکول چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اگر سرکاری افسران ملوث پائے جائیں گے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سزا کا نظام نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اتنی غیر سنجیدگی. دیکھیے، افنان نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ کوئی ایک آدمی کا ڈیٹا نہیں ہے جو نکلا ہے، کروڑوں افراد کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا بیس لیک ہوئی ہے، ڈیٹا لیک نہیں ہوا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک کسی کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا بندہ یہ کام کر لے. اور جس طریقے سے فروخت ہو رہا ہے، اور دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کی ہسٹری تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں. 2018 میں واچ ڈاگ گروپس نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے نادرا کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ برائے فروخت موجود ہے. پھر نومبر 2024 میں جب تحقیق کی گئی تو اس وقت جے آئی ٹی بنائی گئی، تو اس جے آئی ٹی نے بتایا کہ 2019 سے 2023 تک 27 لاکھ افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا، اور وہ موجود ہے ڈارک ویب پر. لیکن اس سے پہلے 2022 میں ایک ادارہ ہے جو نظر رکھتا ہے ڈارک ویب پر، ایس او سی ریڈار. وہ ابھی بھی ویب پیج موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 18 کروڑ 80 لاکھ افراد کا ڈیٹا پاکستان کا وہ برائے فروخت موجود ہے. اب سینیٹر افنان نے جو ایک چیز ایڈ کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ یہ ڈیٹا صرف ڈائریکٹ نادرا کا ڈیٹا نہیں ہے، سنک ڈیٹا ہے سارا، بلکہ ایف بی آر کا ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے، بینکنگ ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے. یعنی نہ صرف ہمیں اپنے ذاتی تحفظ کا مسئلہ ہے، بلکہ ہمارا جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو کالز آتی ہیں لوگوں کو، جو فراڈ ہوتا ہے، فراڈ کرنے والے کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بینک کون سا ہے، آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے، کہاں ہے، اور بعض اوقات ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں پیسے کیا رکھے گئے ہیں، کیونکہ ایف بی آر کے پاس تو آپ کی تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. اور پھر اوپر بینکنگ ڈیٹا آ گیا تو بات ہی ختم. یعنی جب نادرا کے ساتھ یہ تمام انفارمیشن لنک کی گئی، جب عوام کو کہا گیا کہ آپ نادرا کو اپنا تمام ڈیٹا دیں، اور نادرا کے پاس اب تو ہماری فیشل ریکگنیشن بھی آ رہی ہے، ہماری آئرس کا، آنکھوں کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا آ رہا ہے، ہمارے تھمز کا بھی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، ہمارے فیملی ٹریز موجود ہیں، ہماری تمام انفارمیشن موجود ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے، اور اوپر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. مگر زیغم صاحب کوئی قانون نہیں ہے، اور ایسا مؤثر قانون جس میں سخت سزا ہو، سزائیں ہوں تاکہ اس کو روکا جا سکے. جی، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا گورننس کا مسئلہ ہے، صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی قانون نہیں ہے. اور اتنے عرصے میں 2018 سے مسئلہ چل رہا ہے، یہ لوگ قانون بنانے کو بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ قانون بنے گا تو پھر ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. ابھی تو ہمیں کہہ دیا ہم نے لوگ نکال دیے. کس کو نکالا ہے بھائی؟ ہمیں بتا دینا کس کو نکالا ہے، کیا ان کا قصور تھا، اور کیا خالی نکالنا بنے گا؟ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز جن لوگوں نے کیا، کیونکہ اس ڈیٹا میں کون کون شامل نہیں ہوگا جب پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے، تو کس کس طرح کی انفارمیشن شامل نہیں ہوگی؟ تو لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو شہریوں کے حقوق جو ہیں آپ کو بتانا پڑے گا. اور جب ڈیٹا لیک ہو تو تمام دنیا میں بینک بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے. محتاط ہو جائیں. تو ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا کہ ہمارا آپ کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے، آپ اپنا تحفظ کریں؟ یہ قانون میں شامل ہوگا نا، اور کوئی کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی نا جب ہمارا کوئی نقصان ہوگا، اور کوئی سزا کا بھی پہلے محتاط رہنے کی انٹیمیشن تو دے دیں کہ ہم احتیاط کریں، رکھیں اس سے زیادہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو رضا صاحب اور شہزاد صاحب کی رائے شامل کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا رومی صاحب، فیٹف کی 40 سفارشات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو شہری ہیں کی ذاتی معلومات ڈیٹا کی پرائیویسی کے تحفظ پر قانون سازی کی جانی تھی. مہینوں کی مشاورت کے باوجود وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا تیار کردہ قانون اب تک اسمبلی میں نہیں آیا. اس ملک میں قانون موجود نہیں ہے. جو ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے، عوام کے حقوق کی ترجیحات نہیں دکھتی کسی بھی جگہ پر. اصل واقعہ ہی یہ ہے، آپ نے فیٹف کا حوالہ تو دے دیا، شاید اس کی ہی سن لیں، نہیں تو آئین پاکستان بھی اس کے اوپر واضح ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے، اور وہ بھی سرکار کی ایک ذمہ داری ہے. اگر لوگوں کا ذاتی ڈیٹا
लीक हो रहा है उनकी डिजिटल इंफॉर्मेशन, उनके थंब प्रिंट्स, उनके आईडी कार्ड्स, उनके बैंक अकाउंट्स। तो ये सरासर हुकूमत की नाकामी है, और रियासत की जो जिम्मेदारी है अपने शहरियों की तरफ, वो उससे नाकाम हो रही है। पहली तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, ये चाहे साइबर क्राइम हो या दूसरा क्राइम हो, इसमें जिम्मेदारी वो बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह से देखिए। पाकिस्तान ने बड़ी पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान ट्रांजिशन, अभी भी ट्रांजिशन कर रहा है टुवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी और एक डिजिटल सोसाइटी। वो गालिबन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत तेजी से वो हुआ है, जिस तरह से आपने देखा है मोबाइल फोन और इंटरनेट की जो सहूलियात हैं, अब वो करिया करिया गांव गांव मैसर है। जबकि सरकार जो है वो उसमें कुछ आइलैंड्स नादरा जैसे हैं जहां पे डेटाबेस बनी है, मगर वो बाकी जो सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट के, वो इंटीग्रेटेड नहीं है। एक तो ये इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, जो आपने कवानीन का जिक्र कर दिया, जहां पे बहुत जरूरी है कवानीन बनने। देखिए, वैसे ये सोचने की बात है कि हम कानून का जिक्र तो करते हैं, कवानीन बन भी जाएंगे तो अगर नीयत नहीं होगी उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो क्या फायदा होगा उन कवानीन का। असल तो इशू ये है, जो आपने तरजीहात की बात की है, कि मफाद आमा तरजीहात में क्यों नहीं तब्दील होता सरकार की, और यही सवाल बनता है आज भी। और मेरे ख्याल से ये इतना संगीन और इतना सीरियस मामला है। रजा रूमी साहब, तो आपकी गुफ्तगू तो मुझे ये कह रही है कि रियासत के अंदर इदारे भी बतौर रियासत ही काम कर रहे हैं। मफाद आमा कहीं नहीं, चाहे कोई छोटा इदारा है, बड़ा इदारा है, किसी भी रंग का इदारा है, वो कर अपने लिए काम रहा है, इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए नहीं कर रहा। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी जब तक अंदर से ये भल सफाई नहीं होगी, ये जो लोग हैं जो कि ये ब्रीचेस में पकड़े गए हैं, उनको इबरतनाक सजाएं नहीं मिलेंगी, तो उस वक्त तक कोई चीज सेट नहीं होगी। जी ठीक हो गया। शहजाद साहब, ये जाती मालूमात का गैर कानूनी इस्तेमाल, जब सेनेटर अफनानुल्लाह खुद बता रहे हैं कि वो कितना सिंक है जो डाटा लीक हुआ है किसी भी एक शख्स के लिए, कितना बड़ा खदशा ब्लैकमेलिंग का है, ऑनलाइन जराइम बढ़ने के इम्कानात हैं, इस डिजिटल दौर में हुकूमत की कितनी बड़ी तरजीह होनी चाहिए इसके ऊपर फोकस रखना। ऐसी तरक्की तो फिर किसी काम की भी नहीं। उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन जो शहरी रहमान साहिबा ने गालिबन इसी मीटिंग में की थी, उन्होंने कहा था कि अंदाजा लगाइए कि अगर किसी बड़े आदमी का डाटा चोरी हो गया तो फिर क्या बनेगा, या किसी बड़े हसास ऑर्गेनाइजेशन में से कोई डाटा चोरी हो गया तो क्या बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि उनकी भी फिक्र यही है कि किसी ऐसे आदमी का डाटा चोरी ना हो जाए जो कि पाकिस्तान को फिर हमें जवाबदेही करनी पड़ेगी। हम क्या जवाब देंगे? अच्छा, आम आदमी, मैं आप हम तो भी शायद इतने आम नहीं है, लेकिन बेचारा जिसका डिजिटल डाटा मौजूद है और बिल्कुल ही आम आदमी है, उसकी बेचारे की कहाँ से उसको रिलीफ मिलेगा अगर शहरी रहमान साहिबा या बाकी इस लेवल के लोग। दूसरी बात, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब गालिबन स्ट्रेट टॉक देखते नहीं है, वरना जैगम साहब ने इस नुक्ते के ऊपर मेरे ख्याल में कम से कम कोई 4-5-6 मरतबा डाटा की चोरी का जिक्र ऑलरेडी किया है इस प्रोग्राम के अंदर। मुझे नहीं समझ आती कि अफनानुल्लाह साहब को कल कैसे एकदम से होश आ गई, या शायद उन्होंने 500 रुपए का डेटा किसी का लिया होगा, सब समझ आई होगी कि यहाँ पर क्या कुछ अवेलेबल है इस डार्क वेब के ऊपर। तो एक और बात देखिए, एक होता है डेटा हैक करना, एक होता है डेटा बेच देना। हैक करने का मतलब है कि बाहर से एक आदमी आया, उसने ब्रेक इन किया, आपके सिस्टम में जाके डेटा उठाया और उसको डेटा मिल गया, वो हैक हो गया। हमारा डेटा बिका है, यस, हमारे अपने लोगों ने बेचा है। और डेटा क्या है? कहते हैं डेटा इज द न्यू गोल्ड या न्यू ऑयल। एक जमाने में तेल था जो कि गोल्ड को रिप्लेस किया, अब ये डेटा आ गया जो कि गोल्ड की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में दुनिया के आगे मौजूद है। आप ये लेके हमारा तमाम, हम अगर उस शक्ल में देखे जाएं तो तमाम का तमाम हमें कमोडिटी के तौर पे दुनिया के आगे बेचा जा रहा है। कोई हमारी किसी किस्म की प्राइवेसी, किसी किस्म की जाती इंफॉर्मेशन, किसी किस्म का मेरा हम सब का ताल्लुक अपने खानदान के अंदर, यानी कुछ भी नहीं बच गया, कुछ भी नहीं। यस, हम सरेआम बिक गए, हम सरेआम बिक गए। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत और सेनेटर साहब हमसे शिकायत करें, भाई आप हमारी बात सुने, आप हमसे शिकायत ना करें। सेनेटर साहब आपने इसको हल करना है, एमएनए साहब आपने हल करना है, वजीर आजम साहब आपने हल करना है। हमें ये ना बताएं कि ये हो गया है, हमें पता है कि हो गया है। उसकी बुनियाद पे क्या कुछ इस मुल्क में नहीं हो चुका हुआ अब तक। ये जो डेटा अवेलेबल था हर जगह के ऊपर, उसकी कहानियां कहां कहां व्हाइट पेपर्स नहीं बन के फैले। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इसके अंदर जो भी लेजिस्लेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये चोर डाकू आपके अंदर बैठे हुए हैं। मुझे बताइए, मेरे फोन नंबर्स का, मेरे एड्रेस का, मेरी चीजों का कैसे लोगों को पता? कौन बता रहा है? कौन मेरा फोन नंबर्स बेच रहा है लोगों को? मुझे कॉल करता है कोई भी ऑड नंबर, मेरा नाम लेके मुझसे बात करता है।
تمہیں کس نے بتایا میرا فون نمبر دیا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میرا یہ بالکل درست. یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں؟ فشنگ کہہ لیجئے، اسکیم کہہ لیجئے، فراڈ کہہ لیجئے، بینکنگ فراڈ کہہ لیجئے، سب کچھ تو پاکستان میں ہو رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری معیشت کام ٹھیک کیوں نہیں کرتی، ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ کون معیشت کو ہیلپ کرے گا؟ کون اپنا پیسہ یہاں لگائے گا جہاں پر کچھ بھی سیف نہیں؟ تو میرا خیال ہے کم از کم اس کانٹیکس میں ہی سوچ لو یار، ہمارا نہ خیال کرو، ان کا سوچ لو، اپنے ملک کی معیشت کا سوچ لو. اسی کانٹیکسٹ میں تو عوام کا سوچ لیں کہ عوام کی پرائیویسی حکومتی اداروں کی جا رہی ہے، اور حکومتی سینیٹر بے بسی سے اس کا اظہار کر رہے ہیں. جو شہزاد صاحب بھی بات کریں تو سینیٹر عفنان اللہ صاحب، خدارہ ایک سخت سزاؤں کے ساتھ اس معاملے پر قانون لے آئیں اور اس کو منظور کروا لیں. آپ کا بھی بھلا ہوگا اور عوام کا بھی بھلا ہو جائے گا. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.